हाय फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम देखते हैं हाउ टू फाइल फॉर्म स्टेप बाय स्टेप अंडर द DTPSB स्कीम, डायरेक्ट टैक्स विश्वास स्कीम। जैसे कि आपको पता है, विदाउट लेट फाइलिंग द ड्यू डेट ऑफ सबमिटिंग फॉर्म 1 इज 31 दिसंबर। और उसके बाद भी फॉर्म फाइल कर सकते हैं, बट यू हैव टू पे एडिशनल अमाउंट। सो विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आई हैव ऑलरेडी लॉग्ड इन टू टैक्स पेयर्स लॉगिन। यहाँ फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स में you have to select this person not dependent on any source of income, not relevant, DTVSB 24. So यहाँ form 1 DTVSB, you have to click on file now. So next window pop up होगी form में declaration under subsection 1 and undertaking under subsection 4. Now यहाँ पैन है, whether declaration relates to TDS dispute under section 194 IA, IB और M. No. अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा, बट नो असेसमेंट ईयर। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट योर ईयर ऑफ डिस्प्यूट। सो यहाँ 1961-62 यानी कि जब से फाइनेंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 एनेक्ट हुआ है तब से लेके करंट जो असेसमेंट ईयर है वहाँ सब असेसमेंट ईयर दिए गए हैं। सो आई विल सिलेक्ट माई ईयर, इन दिस केस द ईयर इज असेसमेंट ईयर 10-11, रीओपनिंग का एक केस है। आई विल सिलेक्ट 10-11। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल, उसको आप ये फॉर्म को मतलब रिवाइज भी कर सकते हैं। दिस इज द नेक्स्ट विंडो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। सो दिस इज द होल फॉर्म, ये पूरा फॉर्म है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, डी, ई, एफ, देन शेड्यूल ए, बी, सी, डी, देन वेरिफिकेशन एंड लास्ट में अंडरटेकिंग है। So let's see each part step by step. Very first, part A, general information. So this is how part A look like. जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, पैन और जो जनरल डिटेल्स है, नेम, आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, वो सब ऑटोमेटिक यहाँ फिलअप डेटा हो जाएगा बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो, इफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस इन द रिक्वायर्ड इज टू बी चेंज, प्लीज अपडेट इन माई प्रोफाइल, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। Now you have to mention ARN, appeal reference number. In case both the SSC and department are in appeal against the same order, provide both ARNs. Appeal filed by the SSC and appeal filed by the department. So आपको जो अपील रेफरेंस नंबर है वो आपने फॉर्म 35 फाइल किया है उसके बेसिस पे आपको वहाँ मिल जाएगा। ना यहाँ किसी को क्वेश्चन आ सकता है कि अपील रेफरेंस नंबर में आपको जो फॉर्म 35 फाइल किया है वो ARN नंबर डालना है, या फिर अगर आपकी अपील ऑलरेडी हियरिंग में है तो आपको एक यूनिक जो अपील रेफरेंस नंबर आपको अलॉट किया गया है NFSC द्वारा, तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। मेरे व्यूज़ में से अगर आप जो ARN नंबर है फॉर्म 35 का वो यहाँ मेंशन करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज कई सारे लोगों की जो अपील है अब तक हियरिंग में नहीं आई है, सो उनको तो कोई अपील नंबर अलॉट नहीं हुआ है। सो इट इन बेटर to not to have any confusion and put your that ARN number here, जो आपको फॉर्म 35 फाइल करने के टाइम जो सिस्टम जनरेटेड है वो आप यहाँ फिल कर सकते हो। सो आई हैव पुट हियर ARN बेस्ड ऑन फॉर्म 35। यहाँ डिपार्टमेंट अपील में नहीं है तो यहाँ कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं है। देन असेसमेंट ईयर वो ऑटो पॉप होगा बिकॉज हमने ऑलरेडी पहले सिलेक्ट कर लिया है। Then information relating to the eligibility. Now this is important. Whether applicant is appellant in terms of section 89 and not ineligible in terms of section 96. अभी section 96 of the finance act ने कुछ 4-5 केसेस है जो क्रेव आउट किए हैं वो एलिजिबल नहीं है फॉर द VSB स्कीम। सो बिफोर अप्लाइंग प्लीज गो थ्रू दोज केसेस कि आप उसमें से अगर एक में फॉल होते हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो रेड के केसेस है, सर्च के केसेस है, वो एलिजिबल नहीं है, या फिर फॉरेन एसेट्स के कुछ डिस्प्यूट्स है वो एलिजिबल नहीं है, या फिर कई दूसरे एक्ट्स हैं जो प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी और ऐसे कुछ जो वहाँ डिफाइन किए हैं वहाँ के जो केसेस है वो एलिजिबल नहीं है VSB के लिए। तो प्लीज़ गो थ्रू दैट सेक्शन 96 बिफोर अप्लाइंग फॉर द VSB।
Then option exercised by the appellant whether opting to pay tax on the reduction of losses or depreciation or MAT credit. If yes, go to the relevant schedule of A. If no, fill up the relevant schedule under Part D. Obviously, यहाँ SSC will pay the taxes. So we'll save now and let's move on. So we are done with the part A, that is general information. Now we'll see part B. So part B relates to information relating to the dispute. Separate form 1 required for declaration for each dispute. Dispute information will add details. Let's click on this. So here first you need to select nature of tax arrear. आपकी जो पेंडिंग अपील है वो किसके रिलेटेड है, डिस्प्यूटेड टैक्स है या इंटरेस्ट की अपील है या पेनल्टी की है या फीस की अपील है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू सिलेक्ट योर ऑप्शन. हियर इन दिस केस आई एम सिलेक्टिंग डिस्प्यूटेड टैक्स. देन यू हैव टू सिलेक्ट द ऑर्डर. सो यहाँ ऑर्डर है 147. देन 147 इज रेड विथ 143.3, राइट. सो आई एम सिलेक्टिंग दैट. इनकम टैक्स अथॉरिटी अपीलेट फोरम हु पास द ऑर्डर. जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है उसको यहाँ आपको सिलेक्ट करना है. यहाँ CPC ITR है, AO है, एडिशनल CIT, DIT, JCIT, JCITA, देन PCIT, PDIT, CIT, DIT, देन CIT अपील है, DRP डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल है, AAR है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, या ट्रिब्यूनल, देन लास्ट में हाई कोर्ट है जिसके ऑर्डर के अगेंस्ट आपको अपील पेंडिंग है. तो यहाँ ऑर्डर असेसिंग ऑफिसर ने पास किया है और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी में पेंडिंग है. डेट में डाल दूंगी यहाँ. वेदर इट इज डिस्प्यूटेड रिलेटेड टू सेक्शन 194 IA BM नो, हमने पहले ही नो सिलेक्ट कर लिया है. देन पेंडिंग अपील. Read SLP DRP objection revision application as on 22 जुलाई 2024. जिस दिन ये स्कीम डिक्लेयर हुई थी उस दिन का स्टेटस यहाँ मेंशन करना है. वेदर अपील ऑब्जेक्शन रिविजन रेट पिटिशन SLP. सो ये अपील है. अपीलेट फोरम जिसके जहाँ आपकी अपील पेंडिंग है, तो ये CIT अपील में ये अपील पेंडिंग है. फिल्ड बाय द SSC डिपार्टमेंट यहाँ अपील में नहीं है. डेट ऑफ फाइलिंग हम यहाँ डाल देंगे. Whether DRP case, no. This schedule is very important to select. अपील एप्लीकेबल शेड्यूल. अभी यहाँ बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस दिए हैं, आपको चूज करना है कि आपकी अपील यहाँ एप्लीकेबल आपके केस में कौन सी अपील पेंडिंग है और कौन सी अथॉरिटी के पहले. सो फर्स्ट शेड्यूल आपको फिल करना होगा. इन केस अपील ऑफ SSC इज पेंडिंग बिफोर JCIT CIT एज ऑन 22 जुलाई. उसके बाद सेकेंड शेड्यूल है टू बी फिल्ड इन केस ऑफ SSC हैज फाइल्ड ऑब्जेक्शन विद द DRP अगेंस्ट ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर एंड DRP हैज नॉट इशूड एनी डायरेक्शन. ये ट्रांसफर प्राइसिंग के केस में DRP के केस में आपको सिलेक्ट करना है. देन शेड्यूल 3 फिल करना है. इन केस DRP हैज इशूड डायरेक्शन under section 144C in response to objection filed by the SSC and AO has not passed order as per direction of the DRP. Then schedule 4 आपको fill करना है when appeal is pending before the ITAT, that is tribunal. Then schedule 6 fill करना है to be filled in case when the appeal or writ of SSC is pending before any high court. Schedule 7 fill करना है in case of appeal or writ petition or SLP is pending before Supreme Court. ऐसे बहुत सारे यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के ऑप्शन हैं, आप अपने केस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके यहाँ कर सकते हैं.
सो इस केस में अपील CIT अपील यहाँ पेंडिंग है, सो आई विल सिलेक्ट शेड्यूल 1. Then, if declaration is with respect to appeal, read SLP for the disputed tax, including disputed TDS, TCS appeal. Is there any pending appeal? Read or SLP for interest or penalty imposed in relation to such disputed tax. अगर आपने ये आपकी क्वांटम अपील है और आपकी किसी डिस्प्यूटेड टैक्स या डिस्प्यूटेड पेनल्टी की भी आपने अपील सेपरेट फाइल की है, तो उसके लिए यहाँ आपको डिटेल्स देनी है. तो यहाँ आई विल सिलेक्ट नो, then add. Then I will save the detail. Then we are done with the part B. Now before filing part C, D, E and F details, that is information related to tax arrears, हम first file करेंगे schedule A, schedules applicable where declaration relates to disputed tax, applicable in case of PAN. अगर 10 है तो schedule भी applicable होगा अगर TDS की कोई matter है तो. सो यहाँ जो शेड्यूलर में हम जो अमाउंट फ्रीज करेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स पेएबल, उसके बेसिस पे यहाँ जो शेड्यूल्स है उसमें ऑटो पॉपअप वो अमाउंट होगी. तो फर्स्ट विल फाइल शेड्यूल ए, देन विल सी कि शेड्यूल ये शेड्यूल्स में क्या इफेक्ट आती है. सो विल क्लिक ऑन दिस. वे हमने जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया है कि डिस्प्यूटेड टैक्स प्लस CIT अभी प्लस SSC, सो दैट इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन. तो उसके सिलेक्ट करने पर बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो फ्रीज हो जाएंगे, वहाँ हम कोई डिटेल नहीं डाल सकते हैं. सो नाउ लेट्स पुट अप आवर डिटेल्स. अपील रेफरेंस नंबर जो हमने ऑलरेडी पहले हमने पुट कर दिया है. सो दिस इज अपील रेफरेंस नंबर. नाउ व्हाट इज ए? टोटल इनकम एज पर द ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील फाइल्ड. टोटल इनकम कितनी है असेसमेंट ऑर्डर में. So I have this assessment order ready with me. So if you can see, the total assessed income is 7,46,050. यहाँ रिटर्न इनकम इतनी है, 5 लाख का एडिशन है, 7,46,000 का टोटल असेस्ड इनकम है. सो विल पुट दिस अमाउंट इनटू हियर 746,050. देन नेक्स्ट है बी, डिस्प्यूटेड इनकम आउट ऑफ ए, और उसमें भी 1 और 2 है. 1 है relating to issues which have been decided in favor of SSC in his case for any AY by ITAT and such order has not been subsequently reversed by the High Court or High Court and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court. अगर ऐसा कोई इशू है relating to issues तो आप उसको जो डिस्प्यूटेड इनकम है यहाँ आपको वहाँ डालनी होगी, बट यहाँ इस केस में 0 आएगी बिकॉज ये रिलेटिंग टू इश्यूज अदर देन बी है जो नॉर्मल है. तो यहाँ आपको जो डिस्प्यूटेड मतलब आप जिसमें आपने अपील की है जिस एडिशन पे उसको यहाँ आपको मेंशन करना है. तो यहाँ टोटल एडिशन है अनएक्सपेंड है 5,07,000 का, तो उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे. अगर यहाँ दो अगर आपके एडिशन होते और आपने एक पे ही अपील की है या फिर आपको एक में ही आपने जो एडिशन है उसको डिस्प्यूट किया है तो आपको वो फिगर यहाँ डालनी होगी 507,138. नाउ जो डिस्प्यूटेड टैक्स इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड इनकम एट BI है, यहाँ हमने BI में तो 0 मेंशन किया है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डी, यहाँ आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ कि डिस्प्यूटेड टैक्स कैसे आपको कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के ऑर्डर्स पे बेसिस पे जरिए. डिस्प्यूटेड टैक्स इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड इनकम एट बी. सो बेसिकली यहाँ जो ये एडिशन है उस पर आपको जो टैक्स आता है विदाउट कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, उसके जो टैक्स ईयर है, जैसे कि यहाँ असेसमेंट ईयर 10-11 है तो 10-11 के जो स्लैब रेट्स है उसकी वजह से आपको 5,07,138 की जो इनकम है उसको आपको कैलकुलेट करके यहाँ डिस्प्यूटेड टैक्स में इंटरेस्ट से पहले जो कि टैक्स आता है वो टैक्स पेएबल आपको यहाँ मेंशन करनी होगी. सो इस केस में जो टैक्स कंप्यूटेशन शीट दी गई है अलॉन्ग विद असेसमेंट ऑर्डर,
उसमें यहाँ जो टोटल एसेस्ड इनकम पर टैक्स है विदाउट कंसिडरिंग इंटरेस्ट वो आता है 131,649, राइट। और जो एसएससी ने टोटल टैक्स पे किया है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एसएससी ने कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया था ड्यूरिंग द ओरिजिनल फाइलिंग ऑफ रिटर्न 8128, तो ये दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट वुड बी योर डिस्प्यूटेड टैक्स फॉर द वीएसवी। सो वो डिफरेंस आएगा 123,521। देन इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिस्प्यूटेड टैक्स, सो वो भी हमें इस कंप्यूटेशन शीट में से मिल जाएगा। ये जो 234 बी ए और बी का इंटरेस्ट है उसका टोटल आएगा, सो उसका टोटल हमें यहाँ इस केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना इजी इसलिए था बिकॉज एसएससी ने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न को इंटरेस्ट पे नहीं किया था ए बी या सी का, सो दैट वाज द केस। नाउ पेनल्टी, इसमें कोई पेनल्टी लेवी नहीं हुई अब तक, सो दैट वाज अवर टैक्स एरियर्स। Now, X is amount payable under DTBSV on or before 31st of December 24। अगर आप 31st December 24 से पहले ही अंडरटेकिंग फाइल करते हो, और वेदर डिक्लेरेंट इज ए न्यू एप्लीकेंट और ओल्ड एप्लीकेंट। नाउ न्यू एप्लीकेंट इज कि जो 31st जनवरी 2020 के बाद की जो अपील्स पेंडिंग है, जो अपील आपने फाइल की है, तो यू विल कंसिडर एज ए न्यू एप्लीकेंट। अदरवाइज आपकी अपील उससे पहले पेंडिंग है, जो यानी पुरानी वीएसवी से पेंडिंग है, तो यू विल बी कंसिडर्ड एज ओल्ड अपीलेंट एंड यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 10% अमाउंट। सो इस केस में ओल्ड अपीलेंट है, काफ़ी पुरानी अपील है, तो उसको जो डिस्प्यूटेड टैक्स का 123,521 है उसमें 10% ऐड करके उसको पे करना होगा। अदरवाइज उसको, अगर वो न्यू अपीलेंट होता तो उसको सेम अमाउंट पे करनी आती। अमाउंट पेएबल अंडर DTBSV ऑन और आफ्टर 1st 25 ओल्ड अपीलेंट। अगेन यहाँ उसको एडिशनल अमाउंट पे करनी आएगी अगर वो डिक्लेरेशन 1st जनवरी 2025 के, कोई अमाउंट अभी पे नहीं करनी है। अगर ये जो अपीलेंट है, एप्लीकेंट है, वो 1st जनवरी के बाद ये डिक्लेरेशन फाइल करता है तो उसको ज़्यादा अमाउंट पे करनी आती है, अगेन 10% उसमें ऐड होगा। और अगर 31st दिसंबर से पहले वो अपना डिक्लेरेशन फाइल कर देता है, अंडरटेकिंग लेता है कि आई विल पे दिस अमाउंट, तो उसको ये अमाउंट पे करनी आएगी। दैट वाज द ओनली डिफरेंस। सो दैट वाज द कॉम्बिनेशन। ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ अलग अलग फैक्ट्स ऑफ केस के बेसिस पे आप फिल कर सकते हो, आपके केस में जो एप्लीकेबल है ना, विल सेव दिस। और यहाँ जो हमने शेड्यूल ए सेव कर लिया, अब यहाँ विल सी दिस अमाउंट। सो देखिए अब यहाँ ये ऑटो पॉपअप हो जाएगी, ये अमाउंट टैक्स एरियर्स इतना है। पार्ट डी, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अमाउंट पेएबल if appellant declaration is made on or before 31st of December 24। if declaration is made after 31st December तो ये अमाउंट पे करनी आएगी। now part is information related to payment against tax arrears, whether the declarant has made any payment against tax arrears before filing declaration। yes, यहाँ एसएससी ने कुछ पेमेंट कर दिया था, तो yes please following details। So I have filed the details which for which SSC has already paid tax। उन्होंने उस टाइम अपील के टाइम स्टे लेने के लिए 20% पे किया था। So I will pay fill this column, then add, then next refund claim in reduce in assessment। अब इस केस में जो SSC ने ओरिजिनल रिटर्न में रिफंड क्लेम किया था वो ऑब्वियसली एडिशन होने पे रिड्यूस हो गया था, तो उसको भी अब यहाँ मेंशन करना है। वंस अगेन विल गो थ्रू दिस कंप्यूटेशन शीट। यहाँ आप देख सकते हो कि जो 10,036 रिफंड एसएससी को हुआ था, वो यहाँ उन्होंने उतना ऐड कर लिया है, तो विल अगेन दिस पुट दिस अमाउंट हेयर 10036। सो उतना उनको कम पे करना आएगा। पार्ट एफ इज नेट अमाउंट पेएबल रिफंडेबल बाय द अपीलेंट, इस केस में भी सो यहाँ उनको नेट अमाउंट इतनी पे करनी आएगी। विल सेव दिस। So now we are almost done with the form. Once you select this form now, then you cannot select any other part
अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, बट ये सिलेक्ट नहीं होगा बिकॉज ये एप्लीकेशन रिलेटेड टू 10 के लिए है। देन शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू द पेनल्टी इंटरेस्ट एंड फी, अगर है तो आप उसके लिए आपको ये शेड्यूल सिलेक्ट करना है। देन शेड्यूल डेज हमने ऑलरेडी देख लिया है कि मैट के केस में अगर आप ऑप्ट पे करना नहीं चाहते हैं टैक्स, तो उसके लिए आप यहाँ उसके लिए डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। देन वी विल नाउ गो थ्रू द वेरिफिकेशन पार्ट। So this is declaration and verification part. You have to select I, son and daughter of so and so solemnly declare that to the best of my knowledge and belief the information given in this declaration is correct and complete and it is in accordance with the provision of the DTVSB scheme. I further declare that I am making this declaration in my capacity as a so and so। यहाँ आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से जो एप्लीकेबल है वो सिलेक्ट कर सकते हो। And I am competent to make this declaration and verify it. I am holding permanent account number so and so. Then you have to mention the place and then save. So this is a preview of the form. Just verify each and every detail carefully. सबमिट करने से पहले ईच एंड एवरी कॉलम में जो अमाउंट्स डाले हैं और जो फिगर्स डाले हैं या कोई इन्फॉर्मेशन आपने यस या नो पे क्लिक की है, एक बार केयरफुल गो थ्रू कर लीजिए और उसके बाद आप ई वेरीफाई करके फॉर्म 1 सबमिट कर सकते हो। और इसके 15 डेज में आपको फॉर्म 2 मिलेगा जहाँ पे मेंशन होगी कि आपके जो अमाउंट डिक्लेयर की है वो सही है या नहीं है और पेएबल कितनी है। सो दैट वाज फॉर द फॉर्म 1। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको DTVSB को लेकर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।